नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो केमिकल बॉन्ड हमारे पास क्या होता है? केमिकल बॉन्ड हमारे पास एक्चुअल में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एटम्स और आयंस आपस में बहुत स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं। तो सारी केमिकल स्पीशीज जिस अट्रैक्टिव फोर्सेस से बाइंडेड होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्डिंग हमारे पास जो चैप्टर है उसमें वी विल टॉक अबाउट केमिकल बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, कि जो हमारे पास बॉन्ड बनते हैं उन बॉन्ड में हमारे पास जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होती हैं वो किस तरीके की होती हैं। सो फर्स्ट अप्रोच जो हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग की आई थी दैट वाज कोसल लुईस अप्रोच। कोसल और लुईस ने काफ़ी सारा काम किया था हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लुईस स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज लुईस स्ट्रक्चर्स? लुईस स्ट्रक्चर्स हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शो करती हैं कि किसी एटम के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। अब बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर किसी को वैलेंस शेल में प्रॉब्लम है कि व्हाट इज वैलेंस शेल, तो आउटर मोस्ट शेल जो हमारे पास प्रेजेंट होती है दैट इज वी हैव वैलेंस शेल। सो अगर हमारे पास इफ वी टॉक अबाउट लिथियम, अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है 1s2 2s1। तो यहाँ पर जो आउटर मोस्ट शेल है हमारे पास इट इज़ 2 और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? 1। तो लिथियम की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा इस तरह से। अगर अब हम बात करें बेरिलियम, बेरिलियम वी हैव एटॉमिक नंबर 4 1s2 2s2। तो बेरिलियम में हमारे पास आउटर मोस्ट शेल जो है वो है सेकेंड और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन हम किस तरह दिखाएंगे? इस तरह। नेक्स्ट इफ वी विल टॉक अबाउट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास है 7 एंड इट इज 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पर हमारे पास आउटर मोस्ट जो शेल है, शेल की बात कर रहे हैं बेटा, सब शेल की बात नहीं कर रहे, तो सिर्फ 2p आउटर मोस्ट नहीं होगा, 2 का s एंड 2 का p दोनों ही आउटर मोस्ट होंगे। सो आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 2s भी है और 2p भी है। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए? 3 + 2 दैट इज 5। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 5। 1 2 3 4 5। सो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरीके से बनती हैं। तो सबकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने आपको बना करके दिखाई है। इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर की सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्यों बनाते हैं, क्या यूज़ है, कि जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं हमारे पास किसी भी एलिमेंट के सराउंडिंग्स में, वो नंबर ऑफ डॉट्स हमें क्या बताती हैं? दे यूज टू टेल अस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कि किस एलिमेंट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और उसकी वैलेंसी कैलकुलेट करने में भी हेल्प करती हैं। इसके बाद हमारे पास कोसल का काम आया था। कोसल ने क्या किया था? कोसल ने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताया था, दैट इज ही टोल्ड अस अबाउट आयनिक बॉन्ड। तो कोसल ने कहा कि हमारे पास जो पीरियडिक टेबल है, पीरियडिक टेबल जो हमारे पास अवेलेबल है, उस पीरियडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट पे और एक्सट्रीम राइट पे, मतलब ये हमारे पास पीरियडिक टेबल है, दिस इज अवर पीरियडिक टेबल, ये उसका एक्सट्रीम लेफ्ट, यहाँ पर डी ब्लॉक एंड यहाँ पर पी ब्लॉक का एक्सट्रीम राइट। सो ये लेफ्ट एंड, ये राइट एंड। सो लेफ्ट एंड पे हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं और राइट हैंड पे हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पर हमारे पास मेटल्स प्रेजेंट है और यहाँ पर हमारे पास नॉन मेटल्स प्रेजेंट है। तो मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। और ये इलेक्ट्रॉन लूज और गेन क्यों करते हैं? ताकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर सकें। तो मेटल्स हमारे पास क्या बनाएंगे इलेक्ट्रॉन लूज करके? कैटायन। और नॉन मेटल क्या बनाएंगे? एनायन। तो कैटायन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैटायन यहाँ से हमारे पास कैटायन बन गया, यहाँ से हमारे पास एनायन बन गया, और प्लस माइनस वाली सारी चीज़ें एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगी, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या फॉर्म हो जाएगा? आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो कोसल ने कहा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हेलोजेंस होंगे,
हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस मतलब ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स मतलब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, दीज आर सेपरेटेड बाय नोबल गैसेस। क्योंकि 18 के बाद फिर हमारे पास वापस से 1 आ जाता है ना, इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद वापस से हमारे पास वो सीरीज चलती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा था कि इन द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन, जब नेगेटिव आयन बनता है हमारे पास हेलोजन एटम से और जब पॉजिटिव आयन बनता है हमारे पास हेलोजन एटम्स एल्कली मेटल से, तो वहाँ पर गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रेस्पेक्टिवली। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि एल्कली मेटल हमारे पास कैटायन बनाते हैं और हेलोजन्स हमारे पास एनायन बनाते हैं। थर्ड पॉइंट क्वेश्चन ने कहा था कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर लेते हैं। उसके बाद नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करने के बाद उनकी जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 8 हो जाते हैं, NS2 NP6। और जो नेगेटिव पॉजिटिव आयन सब बन गए हो तो वो स्टेबल गए, लेकिन अब वो बन गए ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव आयंस एनवायरनमेंट में ऐसे ही नहीं घूमेंगे एज नेगेटिव पॉजिटिव, वो क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, अट्रैक्ट करके बाइंड करके रखेंगे। तो सपोज अगर हमारे पास हम NaCl की बात कर रहे हैं, सो Na की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है वो होती है नियॉन की कॉन्फिगरेशन, और 3s1 नियॉन की कॉन्फिगरेशन इज 1s2 तो वो हम 1s2 लिखने की जगह यहाँ पर लिख लेते हैं नियॉन की कॉन्फिगरेशन। सो दिस इज नियॉन की कॉन्फिगरेशन 3s1। तो सोडियम ने क्या किया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को स्टेबल करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यहाँ पर बना Na पॉजिटिव और नियॉन की कॉन्फिगरेशन ऐसी की ऐसी ही रह गई। Cl हमारे पास प्रेजेंट है एज हेलोजन। हेलोजन की जो हमारे पास कॉन्फिगरेशन होती है वो होती है नियॉन 3s2 तो Cl क्या करेगा, Cl नेगेटिव बना लेगा बाय द गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और इसकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 3s2 से 3s2 तो ये भी हमारे पास स्टेबल हो गया, ये भी हमारे पास स्टेबल हो गया। लेकिन स्टेबिलिटी के साथ बात ये होती है हमारे पास कि अब इन पे चार्ज आ गया, पहले इन पे चार्ज नहीं था। तो ये चार्ज जो है, ये चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए ये दोनों क्या करेंगे, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे और एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज करके एक सिंगल एंटिटी की तरह एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वी हैव, तो जो केमिकल बॉन्ड इनके बीच में बन रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस मतलब कैटायन एंड एनायन, उसको वी विल कॉल्ड इट एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। इसके बाद कोसेल ल्यूइस ने ऑक्टेट रूल के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि व्हाट इज़ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी हैं। तो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स के ऑक्टेट बनाए हैं कि वो कैसे ऑक्टेट अपना कंप्लीट करते हैं। तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। जैसे हमारे पास Cl2 है, इफ़ वी हैव Cl2, तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी भी हुई है। तो Cl का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हो गए इस Cl के इलेक्ट्रॉन और ये हो गए इस Cl के इलेक्ट्रॉन 7। इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे Cl का ले लेगा। तो Cl और Cl के बीच में जो शेयरिंग हो रही है इट इज़ ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन इनके अपने अपने हैं। सो ये हमारे पास इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये Cl2 बन गया हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास और भी ऑक्टेट रूल के लिए हमारे पास वी हैव सम एग्जाम्पल्स। सो ये एग्जाम्पल्स आप लोग एक बार खुद बना करके देखना, क्योंकि ये 10th या 9th क्लास में आई थिंक आप लोगों ने किया हुआ है। ऑक्टेट रूल के बाद वी हैव फॉर्मल चार्ज। हमारे पास फॉर्मल चार्ज क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में सारे के सारे एटम्स के ऊपर जितना चार्ज अवेलेबल होता है ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर में, वो हमारे पास फॉर्मल चार्ज होता है। ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर आपको बनी बनाई मिलेगी और उसमें एटम आपको बताया जाएगा कि आपको किसका फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो सपोज इफ़ वी हैव O3, तो O3 के स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको बनी बनाई मिलेगी विद द लोन पेयर जो भी हमारे पास अवेलेबल होंगे। अब बात करते हैं व्हाट आर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, क्योंकि ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ये फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने से पहले हमने यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है लोन पेयर, कि व्हाट आर लोन पेयर। वो लोन पेयर हमें देखना पड़ेगा कि वो लोन पेयर हमारे पास क्या होते हैं। तो वैलेंस शेल, जैसे अभी मैंने कहा कि वैलेंस शेल
सपोज यहाँ पर मैंने क्लोरीन लिखा हुआ है, तो क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। क्लोरीन इज एटॉमिक नंबर 17, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो क्लोरीन की वैलेंस शेल हमारे पास हो गई थर्ड। तो थर्ड शेल अगर हम ड्रॉ करें तो ये थर्ड शेल आएगी 3s, ये आएगी 3p, ये 3s और ये आ गया 3p। तो ये जो बेटा हमारे पास बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन है जो ऑलरेडी बॉन्डेड हैं क्लोरीन के अंदर, वैलेंस शेल में जो ऑलरेडी बॉन्डेड पेयर्स हैं, दोज पेयर्स आर कॉल्ड एज लोन पेयर, दोज पेयर आर कॉल्ड एज लोन पेयर। और एक यहाँ पे जो सिंगल एलिमेंट है, एक यहाँ पे जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो आगे जाकर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सो वैलेंस शेल के अंदर जो ऑलरेडी पेयर्ड हमारे पास, ऑलरेडी पेयर्ड वाले जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं लोन पेयर। तो फॉर्मल चार्ज, हाउ वी विल कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे क्लोरीन में हमारे पास थे 7, नाइट्रोजन में हमारे पास आ जाएंगे 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हाफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लिखा मैंने क्योंकि हम जब लिखते हैं किसी एटम के लिए तो उसमें बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं। सपोज ये हमारे पास O3 है, O3 में वी हैव 3 एटम्स, O1, O2 एंड O3। तो ऑक्सीजन 1 पे अगर हम चार्ज निकालें तो ऑक्सीजन 1 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन विल बी 2, दिख रहे हैं यहाँ पर 2 लोन पेयर, एक पेयर है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस हाफ ये 6 हमने लिखा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लिखे, बॉन्ड से, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो कितने बॉन्ड है यहाँ पर, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड एंड 3 बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6। तो यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इट विल बिकम एज +1। O2 हमारे पास जो है, दिस O2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हमेशा 6 रहेंगे, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए 4, 1 2 3 4, 2 लोन पेयर दिख रहे हैं, 2 पेयर दिख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास, माइनस हाफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 4, इस ऑक्सीजन पे चार्ज हो गया 0। नेक्स्ट वी हैव O3, O3 में हमारे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इंटू 2 क्यों, क्योंकि इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, एक बॉन्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हाफ 2, ये हो गया -1। तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मल चार्ज, इस ऑक्सीजन पे आ गया -1। तो ये फॉर्मल चार्ज वाली जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगी दैट विल बी दिस। तो O3 हमारे पास ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, O3 हमारे पास ऐसे एग्जिस्ट करता है। अब फॉर्मल चार्ज की हमारे पास नीड क्या है और हम क्यों फॉर्मल चार्ज निकालते हैं किसी भी स्ट्रक्चर पे, तो किसी भी मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सारी बन सकती हैं। हो सकता है हम माइनस इस पे लगा दें, प्लस इस पे लगा दें, हो सकता है डबल बॉन्ड इसके साथ लगा दें, इसके साथ सिंगल लगा दें। तो हमारे पास जितनी भी पॉसिबल स्ट्रक्चर बनती हैं उसमें से लोएस्ट एनर्जी वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो फाइंड करने में हमें फॉर्मल चार्ज काम करता है, कि जिसमें हमारे पास सबसे कम फॉर्मल चार्ज होगा वो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट वी हैव CO3 मॉलिक्यूल, CO3 2 नेगेटिव। तो ये 2 नेगेटिव किस किस एटम पे है वो पता लगाने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर फॉर्मल चार्ज निकाला, एटम नंबर 1 का, एटम नंबर 2 का, एटम नंबर 3 का, तीनों ही ऑक्सीजन है, और एटम नंबर कार्बन का। तो हमने सारा फॉर्मल चार्ज निकालने के बाद फाइनल स्ट्रक्चर बनाई है यहाँ पर। सेम इज विद NO2 नेगेटिव एंड नेक्स्ट वी हैव सेम इज विद HClO4। तो ये चारों मॉलिक्यूल आप लोग एक बार करके देखेंगे। तो फॉर्मल चार्ज हमें कहाँ पर हेल्प करता है, फॉर्मल चार्ज हेल्प अस इन सेलेक्टिंग द लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर फ्रॉम अ नंबर ऑफ पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर फॉर अ गिवन मॉलिक्यूल और आयन। तो हमारे पास फॉर्मल चार्ज जब भी आपको पेपर में निकालना होगा तो उस पेपर के लिए आपको वो स्ट्रक्चर बना करके दी जाएगी जिस स्ट्रक्चर में आपको फॉर्मल चार्ज निकालना होगा। नेक्स्ट वी हैव
लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन क्या थी? ऑक्टेट रूल अगर इतना अच्छा था हमारे पास तो क्यों फेल हो गया? क्योंकि ऑक्टेट रूल ने बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स थे जो ऑलरेडी स्टेबल थे उनकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं की। ऑक्टेट रूल ने सिर्फ इस बात पे फोकस किया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने ही होने चाहिए, लेकिन बिना 8 इलेक्ट्रॉन के भी हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल थे। लाइक हाइड्रोजन किसी के भी साथ कंबाइन करेगा तो हम वो 2 इलेक्ट्रॉन ले करके अपना ड्यूप्लेट बना लेगा, एंड दैट ड्यूप्लेट इज वेरी स्टेबल। तो वो ड्यूप्लेट की स्टेबिलिटी ऑक्टेट रूल से एक्सप्लेन नहीं हो पाई। नेक्स्ट वी हैव ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हमारे पास NO एंड NO2। NO एंड NO2 दे बोथ आर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इवन ऑड पता है ना, इवन ऑड इलेक्ट्रॉन्स जिनमें होते हैं, तो ऑड इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी हमारे पास ऑक्टेट रूल से नहीं पता चली, लेकिन ये मॉलिक्यूल स्टेबल थे। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, बट नेचर में ये मॉलिक्यूल हमारे पास स्टेबल है। नेक्स्ट वी हैव एक्सपेंडेड ऑक्टेट में कौन से एलिमेंट आएंगे जिनमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है? सो फॉस्फोरस और सल्फर दोनों में ही d ऑर्बिटल हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो फॉस्फोरस और सल्फर में d ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट शेल में एकोमोडेट कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करके ऐसे मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं जो स्टेबल हैं। एग्जाम्पल PF5 जिसमें फॉस्फोरस में 10 इलेक्ट्रॉन है, एग्जाम्पल SF6 जिसमें सल्फर में 12 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, क्योंकि 6 बॉन्ड बना रहा है ना, 6 बॉन्ड बना रहा है मतलब 6×2, हर एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सेंट्रल एटम पे? 12 इलेक्ट्रॉन। H2SO4 में भी सल्फर पे 12 इलेक्ट्रॉन है, ये भी काफ़ी स्टेबल है, ये भी बहुत स्टेबल है, ये भी बहुत स्टेबल है, लेकिन इनकी स्टेबिलिटी ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं करता है। नेक्स्ट वी हैव इनर्ट गैस, नोबल गैसेस की जो कंपाउंड्स थे HCF2, HCF4, KrF2, HCOF2, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास थे इनकी स्टेबिलिटी ऑक्टेट रूल ने हम लोगों को नहीं एक्सप्लेन की, ना ही बताई। नेक्स्ट लिमिटेशन हमारे पास ऑक्टेट रूल की आती है कि इस थ्योरी ने वैलेंसी के बारे में तो बताया लेकिन शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में नहीं बताया। मतलब हाउ आई ड्रॉ दिस लाइक दिस, PF5 को मैंने ऐसे क्यों ड्रॉ किया, SF6 को ऐसे क्यों ड्रॉ किया, तो ये वाली चीज़ ऑक्टेट ने हम लोगों को नहीं बताई। ये वाली चीज़ हमें आगे की थ्योरीज में पता चलेगी जब हम आगे की थ्योरीज पढ़ेंगे। ऑक्टेट रूल ने लास्ट चीज़ जो नहीं एक्सप्लेन की दैट वाज रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अगर एक मॉलिक्यूल 2 तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है तो उस ड्रॉ करने में ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सी होगी, दैट वाज नॉट टोल्ड बाय ऑक्टेट रूल। तो वो चीज़ हमारे पास ऑक्टेट रूल नहीं बता पाया। सो आज की क्लास हमारे पास, ये वाली क्लास हमारे पास यहीं पर ख़त्म होती है। इस क्लास में हम लोगों ने कोसल ल्यूइस थ्योरी पढ़ा, ल्यूइस स्ट्रक्चर, कोसल वर्क एंड देन ऑक्टेट रूल एंड देन ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस। यहाँ पर हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, वो जो आयनिक बॉन्ड हमारे पास फॉर्म होंगे दैट इज़ बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, दैट इज़ कैटायन एंड एनायन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ एंड कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़।